आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। अभी बच्चे वीडियो को देख तो रहे हैं पर इसको शेयर नहीं करें, तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड को, आपके मित्र को पता चले कि 12वीं का सिलेबस चल रहा है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। और आज का जो अपना पॉइंट है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आज का पॉइंट कौन सा है? गोलीय दर्पण। उससे पहले अपने पढ़ चुके हैं समतल दर्पण के बारे में और आज पढ़ेंगे अपने गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक गोला है, इस प्रकार से ये एक गोला है। इस गोले के एक खोखले भाग को, इस गोले के खोखले भाग, कोई सा भी ले सकते हो आप, इस प्रकार से ये। तो अगर मैं ये जो अपने को दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा है और ये वाला पृष्ठ, और इस पृष्ठ को मैंने गोले के भाग से काट दिया तो आपको ये एक ऐसा पृष्ठ दिखाई देगा ना। ये ही भाग क्या कहलाएगा? गोलीय काच, वक्रीय काच। ये काच है और अगर इसको दर्पण बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करनी पड़ेगी। देखिए दो पृष्ठ है, एक इधर है और एक इधर है। हमें गोले के अंदर वाले भाग के पृष्ठ की ओर या बाहर वाले भाग के पृष्ठ की ओर हमें क्या करना पड़ेगा? उस पृष्ठ को पॉलिश करना पड़ेगा। और देखिए पॉलिश दो प्रकार से हो सकती है। एक तो ये बाहर की ओर हो सकती है इस प्रकार से, अगर मैं ऊपर वाला ना मानूं, हमने दो भाग काटे इसके, और या तो इस प्रकार से हो सकता है या फिर अंदर की ओर हो सकता है। वक्र पृष्ठ पर पॉलिश अंदर की ओर, ये अपने पास है। समझ में आई मेरी बात? तो अपने पास जिस पृष्ठ पर बाहर की ओर पॉलिश हो, पॉलिश तो कहां पे है? बाहर की ओर। पॉलिश तो ये हमने ये पॉलिश किया है, और परावर्तक पृष्ठ कहां पे है इसके अंदर? अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कहां पे है? अंदर की ओर। ठीक इसी प्रकार से ये एक दर्पण है। इस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ तो कहां पे है? बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ तो कहां पर है? बाहर की ओर। और पॉलिश कहां पे की गई है? अंदर की ओर। समझ में आ रही है मेरी बात कि गोलीय दर्पण में हमें दो अलग अलग वक्र दर्पण मिलते हैं और उनके अंदर एक के अंदर तो पॉलिश बाहर की ओर है और एक के अंदर पॉलिश अंदर की ओर। हमें पॉलिश से कोई मतलब नहीं है, हमें परावर्तक पृष्ठ से मतलब है कि बताइए इस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कहां पे है? अंदर की ओर, और इस पृष्ठ में परावर्तक पृष्ठ कहां पे है? बाहर की ओर। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे गोलीय दर्पण में हमें दो प्रकार के दर्पण और मिल गए। हमें कितने प्रकार के दर्पण और मिल गए? दो प्रकार के दर्पण और मिल गए। जो जिस पृष्ठ पे पॉलिश नहीं की हुई है, अर्थात जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, वो कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। और जिस पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने पास है। हम गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। पहला कौन सा? अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। यहां तक बात समझ में आ गई सभी के? अब देखिए, हमने सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का सबसे पहले डायग्राम कैसा होगा? अवतल दर्पण में ये एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में
हमें परावर्तक पृष्ठ कहां पे मिलेगी, अंदर की ओर, तो पोलिस कहां पे की होगी, बाहर की ओर। पोलिस कहां पे होगी, बाहर की ओर। ये दर्पण कौन सा कहलाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, जिस वह पृष्ठ, वह परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर हो, मतलब वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहां पे हो, अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ, हमें केवल परावर्तक पृष्ठ पे काम करना है। परावर्तक पृष्ठ कहां पे हो, अंदर की ओर, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। याद करने का तरीका है, ऐसे अंदर और ऐसे क्या हो गया, अवतल दर्पण। ऐसे अंदर और ऐसे क्या हो गया, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, वह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना बच्चों। दूसरा पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अवतल दर्पण है, जब भी इस पर कोई प्रकाश आपतित होगा, जब भी इस पर प्रकाश आपतित होगा, तो यह प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा। देखिए यहां से ये मिलेगी अपने पास, और भी आ गए तो और भी, मतलब कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, हमेशा इकट्ठा करेगा। समझ में आई बात। इसलिए इस अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण में अपने को क्या परिभाषा मिली, अवतल दर्पण में हमें दो परिभाषाएं मिली कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहां पे होता है, अंदर की ओर। दूसरी परिभाषा ये मिली, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अभिसारी दर्पण। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं अपने। अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, यूज कहां कहां होता है इसका। अवतल दर्पण का जो यूज है, पहला परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग पूछेगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए, तो पहला क्या बोलोगे, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, अपने जो बाल कटवाते हैं या दाढ़ी करवाते हैं, तो उस दौरान जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। जब अपने कोई हेयर के पास आते हैं तो वो बाल काटता है या दाढ़ी करवाते हैं, तो उसमें वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि वह अपने प्रतिबिंब को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तीसरा पॉइंट सुना कि कान, नाक, आंख, मुंह के अंदर, नाक, कान, आंख, मुंह के अंदर एक प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है। हमारे नाक के अंदर, कान के अंदर प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है, तो उसके अंदर जो प्रकाश किरण पुंज लगा होगा, उसके अंदर भी कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। किस किस में,
अवतल दर्पण एक तो परावर्तक दूरदर्शी में, और दूसरा बाल कटवाते हैं या दाढ़ी करवाते हैं तो वहां पे भी कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। नाक कान आंख मुंह के अंदर एक प्रकाश किरण, एक नलिका जाती है और उसमें प्रकाश किरण संकुचित होती है, तो उसमें भी अपने को कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण उपयोग में आता है। तो सबसे पहला परावर्तक दूरदर्शी में, दूसरा बाल कटवाते हैं दाढ़ी करवाते हैं तो अवतल दर्पण, नाक आंख मुंह के अंदर जो प्रकाश किरण पुंज होता है तो उसके लिए भी अपने कौन सा करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। अब अपन आते हैं किस पे, उत्तल दर्पण पर। देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण देखिए सबसे पहले बात इसका डायग्राम कैसे होगा कि ये अपने पास एक कांच है, ये मिरर है, और इसके अंदर की ओर अपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी अंदर की ओर। तो बताइए परावर्तक पृष्ठ कहां पे होगा, बाहर की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहां पर हो, बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कहां पे हो, बाहर की ओर। देखिए एक अपने आप क्या हो जाएगा, ऐसे क्या था अवतल, अंदर से क्या था अवतल, तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि जो बाहर होगा जिसमें परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट याद सुनना, दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। देखिए उत्तल दर्पण में अपने दूसरा नाम क्या होगा, अपसारी दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। कैसे, जैसे ये कोई प्रकाश किरण आई, ये दो प्रकाश किरणें आई, पहले वाले में अवतल दर्पण में जो क्या था, इकट्ठा कर रहा था, और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, ऐसे फैला देगा। अवतल दर्पण को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, उसको फैलाता है। समझ में आई बात, उत्तल दर्पण सरुखाल बन जाता है, फैलाता है ऐसे हाथ करके, तो वो अपने ये क्या कर देता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब आते हैं इसके उपयोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए आप, यूज, इसका यूज कहां होता है। सबसे पहला, कोई वाहन होता है तो वाहन के पीछे कोई वाहन आ रहा है, उसको देखने के लिए एक पश्च दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, पश्च दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, पश्च दर्पण लगा होता है, पीछे वाला दर्पण लगा होता है, कि यह पीछे आने वाले वाहन को देख पाता है। तो वाहनों पर क्या लगा होता है, पश्च दर्पण होता है, और वह पश्च दर्पण किसका होता है, उत्तल दर्पण का, जो पीछे से आने वाले वाहनों को बड़ी आसानी से देख पाता है। तो उत्तल दर्पण का सबसे पहला प्रयोग कि वाहनों में पश्च दर्पण लगे होते हैं, वो किसके होते हैं, उत्तल दर्पण के। क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यह वाहनों को, पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकता है। दूसरा, यह सजावटी लैंपों में यूज होता है, सजावटी लैंपों में यूज होता है इसका, लैंपों में बोल दो या लाइट में बोल दो, सजावटी लाइट में यूज होता है। जब अपने कोई सजावट डेकोरेशन करते हैं तो उसमें जो लाइट यूज होती है ना, उस लाइट के अंदर भी कौन सा यूज होता है, दर्पण, उत्तल दर्पण यूज होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सजावटी लैंपों में भी किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अपने स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट जो अपने कह देते हैं सड़क पर लगे प्रकाश लैंप, जो सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, स्ट्रीट जो लाइट होती है,
उसमें भी कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या देता है? फैला देता है, इसलिए क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। समझ में आई मेरी बात? तो पहला तो कौन सा? वाहनों में पश्च दर्पण लगा होता है, जो क्या करता है? पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख पाता है। दूसरा सजावटी लैंपों में, और तीसरा सड़क पर लगे प्रकाश लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको जो पेपर में पूछा जा सकता है, एक तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की परिभाषा लिखो, या उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखो, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो, या ऐसे बोल सकता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा प्रश्न कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो अपने अभी तक पढ़ा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अपने पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझते हैं। सबसे पहली परिभाषा है द्वारक। द्वारक क्या होता है? देखिए परिभाषाएं यहाँ पे मैंने लिख लेना, आप परिभाषाएं साथ साथ लिख लेना, मैं बोलता रहूंगा और आप अपने नोट्स बनाते रहना। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के पृष्ठ को ही द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। देखिए ये अपने पास जो गोलीय दर्पण है, ऐसे पहला ये कौन सा है बच्चों? जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, पॉलिश काटे की ओर से मतलब नहीं है, हमें परावर्तक पृष्ठ लिखना है। अंदर की ओर वो तो क्या हो जाएगा? अवतल, और जिसमें बाहर की ओर पॉलिश वो क्या हो जाएगा? उत्तल। तो पहला अपने ये जो गोलीय दर्पण दिखाया है, इसके पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ को ही द्वारक कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए ये अपने पास एक गोला है और इस गोले से हमें एक भाग काटा, तो हमारे पास क्या बन गया था? या तो एक पॉलिश कर दी, और पॉलिश करने के बाद में अपने पास क्या मिल गया था? उत्तल या अवतल दर्पण। उत्तल या क्या मिल गया था? अवतल दर्पण। देखिए पर ये क्या है? इस गोले का क्या है? ये केंद्र। ये गोले का क्या है बच्चों? केंद्र। तो अपने क्या बोलेंगे, ये जो गोले का केंद्र है वही क्या है? वक्रता केंद्र है। जो गोले का केंद्र है वही क्या है? वक्रता केंद्र। इसमें अलग नहीं होगा, गोले का जो केंद्र होगा ना वही वक्रता केंद्र होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? गोले के केंद्र को, देखिए मैं लिख के बताता हूं इसको, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी मैंने ये तो बोला कि गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जिसमें गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। देखिए गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसमें गोलीय दर्पण गोले का क्या है? एक भाग है। देखिए ये जो गोलीय दर्पण बोला था वो किसका भाग है? गोले का एक भाग है। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और जिसमें गोलीय दर्पण क्या है? गोले का एक भाग है। और जिसको किससे डिनोट करें? अपने सी से डिनोट करें। सेंटर किससे डिनोट करें हैं? सी से। तीसरी परिभाषा आती है अपने पास वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को अपने डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। देखिए जो आपको पता है गोला है, तो गोले का भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल आर। या इसके लिए भी त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल आर। तो देखिए गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब क्या बोलेंगे? गोले की त्रिज्या को,
गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये त्रिज्या किसकी है? गोले की। और वही त्रिज्या किसकी होगी? गोलीय दर्पण की। पर वहां पे नाम क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसमें गोलीय दर्पण, गोले का क्या है? एक भाग है। सेम ही परिभाषा है कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या बोलेंगे कि गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र और गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, जिसमें गोलीय दर्पण गोले का क्या है? एक भाग है। गोलीय के वक्रता केंद्र को C से डिनोट करेंगे और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है। दूसरी देखिए, अब तीसरी परिभाषा देखिए इसमें, तीसरी चौथी परिभाषा देखिए। चौथी परिभाषा अपने पास ध्रुव, पोल। ध्रुव किसे कहेंगे? ध्रुव होगा गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को। अब ये गोलीय दर्पण है और ये पृष्ठ है इसकी, तो गोलीय दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के पृष्ठ, गोलीय दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि ध्रुव किसे कहेंगे? ध्रुव इसे कहेंगे जो पृष्ठ के मध्य बिंदु पे हो, जो पृष्ठ के क्या हो? मध्य बिंदु पे हो, उसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। अपने पास अब आती है पांचवी परिभाषा। पांचवी परिभाषा ये कि मुख्य एक्स, मुख्य एक्स, मुख्य एक्स किसे कहेंगे? मुख्य एक्स देखिए आप, मुख्य एक्स किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य एक्स कहलाती है। देखिए ध्यान से समझना इसको, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा। कई बच्चे इसको क्या देते हैं? इसको गुजरने वाली रेखा नया बोल देता है, मिलाने वाली रेखा बोल देते हैं। देखिए ध्यान से, अपने पास दोनों डायग्राम से समझते हैं। ये अपने पास कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये मेरे पास कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। पहले अपने अवतल दर्पण में काम करते हैं। अवतल दर्पण में मैं बोलता हूं कि ध्रुव बताइए, तो ध्रुव होगा बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। फिर मैं आपको बोलूं कि मुझे वक्रता केंद्र बताइए, तो कहोगे गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है। मैं बोलूं वक्रता त्रिज्या बताइए, तो वक्रता त्रिज्या से बोलोगे, इसी को तो वक्रता त्रिज्या बोलोगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होती है P और C को, पोल और वक्रता केंद्र को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष नहीं कहलाती, मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, पर पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इससे जो गुजरेगी ऐसे, इन दोनों से जो गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक है ना। देखो इसी में, इसमें भी देखो आप ध्यान से समझना कि कई बच्चे क्या कहते हैं, इसमें केंद्र को बाहर लेते हैं। अब आपको पता है इसका सेंटर ये तो होगा, ये सेंटर है इसका, तो इस उत्तल दर्पण का भी सेंटर ही है, ये सेंटर हो गया, पोल ये हो गया इसका, और सेंटर को और पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, रेडियस कहलाएगी। और बताइए यहां से ये जो रेखा गुजर रही है, ये वाली ऐसे, ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। समझ में आई मेरी बात कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? पोल और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गई अपने पास पांचवी परिभाषा। अब आती है अपने पास दो परिभाषाएं और बची है, उन दोनों परिभाषाओं को अपने ध्यान से समझेंगे। तो आइए अपने समझते हैं छठी परिभाषा। और छठी परिभाषा कौन सी है? ध्यान से, छठी परिभाषा है फोकस, जिसको लिखते हैं कैपिटल F से। फोकस बिंदु बोल दो या फोकस बोल दो।
फोकस बिंदु भी बोल दे सकते हैं अपने, जिसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। देखिए फोकस बिंदु या इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए फोकस की परिभाषा क्या है। सबसे पहले मैं अवतल पे काम करूंगा, फिर मैं उत्तल दर्पण के लिए काम करूंगा। अवतल दर्पण में हमें पता चला ये एक अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ कहां पे है, अंदर की ओर। ये इसका क्या होगा, पोल होगा, और ये इसका क्या होगा, वक्रता के अंदर, और ये इसकी वक्रता त्रिज्या, और ये इसका मुख्य एक्स। अवतल में अपने समझा रहे सबसे पहले तो देखिए मुख्य एक्स के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, किसके समांतर, मुख्य एक्स के समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, आ रही है। किसके समांतर आ रही है, मुख्य एक्स के समांतर। और आपको पता है ये किस पे टकराएगी, परावर्तक सतह पे टकराएगी। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है, हाँ ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो जब ये टकराएगी तो यहां से ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे ऐसे ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब ये प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और इस प्रकार से चली जाएगी। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इकट्ठी हुई है वो एक पॉइंट बन गया, और वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस कहलाता है, या मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। तो फोकस क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाता है, या मुख्य फोकस कहलाता है। क्या परिभाषा बोली मैंने कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। ये तो किसके लिए है, अवतल के लिए। उत्तल के लिए देखिए आप, ये अपने पास एक उत्तल दर्पण है इस प्रकार से, ये अपने पास पोल हो गया, ये अपने पास मुख्य एक्स हो गई, इसका ये वक्रता केंद्र, और ये अपने पास क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब बताइए प्रकाश की किरणें कहां से आए, अंदर से आएगी या बाहर की आएगी, इधर से तो आएगी क्योंकि परावर्तक पृष्ठ तो बाहर की ओर है, तो अपने पास किरणें भी ऐसे आएगी। तो देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है, किसके समांतर आ रही है, मुख्य एक्स के समांतर। दो प्रकाश किरणें मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, ठीक है। किससे टकराएगी, उत्तल दर्पण से, परावर्तक पृष्ठ से। और आपको पता है उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है, उत्तल दर्पण का क्या कार्य होता है, यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो देखिए ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से फैला देगा, ऐसे ये प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देगा। ये तो आपतित और ये कौन सी है, परावर्तक, ठीक है। ये प्रकाश की किरणों को फैला दिया। अब देखिए इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं, आभासी रूप से, ऐसे आभासी रूप से इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं, ये देखिए अगर मैं इसको आभासी रूप से पीछे क्यों बढ़ाऊं तो मेरे पास एक बिंदु प्राप्त होता है आभासी रूप से, तो अपने इस बिंदु को ही क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये तो मिली है और ये हमने प्रतीत किया, हमने मिलाई है इसको, तो क्या भाई मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। दोनों में तो समझ में आया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसमें मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी रूप से मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होगा, अगर दोनों को मैं एक साथ में जोड़ूं, ज्वाइंट करूं तो परिभाषा बन जाएगी, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोकस बिंदु कहते हैं। ये हो गया फोकस बिंदु। अब आते हैं अपने लास्ट परिभाषा आती है अपने पास, फोकस दूरी।
जिसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु और पोल को मिलाने वाली रेखा। किसको? फोकस बिंदु और पोल को, ध्रुव को, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा अपने पास क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ये वाली रेखा ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी फोकस दूरी कहलाएगी। समझ में आई बात? एक परिभाषा और बोल देते हैं, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? फोकस बिंदु के लंबवत तल को, फोकस बिंदु के लंबवत तल को, इस प्रकार से फोकस बिंदु के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये परिभाषा नहीं पूछी गई है, पर आपको पता होना चाहिए फोकस तल किसे कहते हैं। अगर आ जाए फोकस तल, तो फोकस तल क्या होगी? फोकस बिंदु के लंबवत तल को, फोकस बिंदु के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। अब फोकस बिंदु, बिंदु के लंबवत कैसे होगा सर? बिंदु तो लंबवत ऐसे भी हो सकता है। तो अपने को फोकस बिंदु का मतलब मैं बोल रहा हूं मुख्य एक्स के लंबवत। जिस अपने मुख्य एक्स के लंबवत तल को क्या बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। और वह तल किससे गुजरना चाहिए? फोकस बिंदु से। समझ में आई बात? तो वापस बोल देता हूं उसकी परिभाषा। मुख्य एक्स के लंबवत तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं, जिसमें फोकस बिंदु इस तल से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो ये है फोकस तल, फोकस दूरी ये अपने पास, और फोकस बिंदु कैपिटल एफ, ये अपने पास कुछ परिभाषा है। तो आज अपने गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा और कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। इन परिभाषाओं में भी अपने कुछ नोट लिखेंगे। अब वो देखिए नोट क्या अपने पास महत्वपूर्ण बातें इसमें और क्या है महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो देखिए ये अपने पास महत्वपूर्ण में सबसे पहली बात तो ये आई कि जहां पे दो प्रकाश किरणें, जब भी कोई प्रकाश किरणें मुख्य एक्स के समांतर हो, जब भी कोई प्रकाश किरणें मुख्य एक्स के समांतर हो और जिस भी स्थान पे वो गुजरेगी वो बिंदु क्या होगा? फोकस बिंदु होगा। कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित हो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित हो और जिस बिंदु पे वो मिले वह बिंदु क्या कहलाएगा? या जिस बिंदु से वो गुजरे वह बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली वाली याद रहे नए कोई बात नहीं, दूसरी वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी वाली इंपॉर्टेंट बात कैसे है? देखिए ध्यान से सुनना। वक्रता के अंदर से गुजरने वाली रेखाएं या प्रकाश किरणें अभिलंब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वक्रता के अंदर से गुजरने वाली रेखाएं या प्रकाश किरणें क्या होती है? अभिलंब होती है। मैंने क्या बोला? वक्रता के अंदर से गुजरने वाली रेखाएं या प्रकाश किरणें क्या होगी? अभिलंब होगी। देखिए मुख्य एक्स किससे गुजरा है? वक्रता के अंदर से, तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंबी कहलाएगा। ये वक्रता त्रिज्या भी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अगर मैं ऐसे गुजार दूं इसको, देखो वक्रता के अंदर से, तो ये अपने पास क्या है? अभिलंब है। इसमें इस प्रकार से गुजार दिया तो ये भी अपने पास क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है? अगर हमें अभिलंब समझना है तो अभिलंब सबसे सिंपल तरीका है, जो वक्रता के अंदर से गुजरे, जो प्रकाश किरणें वक्रता के अंदर से गुजरे वो क्या होगी? अभिलंब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभिलंब क्या होगी? जो वक्रता के अंदर से गुजरे वो अभिलंब होती है। तो इस प्रकार से अपने पास दो नोट थे कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और जिस बिंदु से वो गुजरेगी वो तो क्या कहलाएगा? फोकस। और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि वक्रता के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सदैव क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होगी?
खत्म। और आज का लेसन भी, आज का जो अपना काम है वो यहीं तक होता है। और आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।